बलोच अलग करे उन्होंने उस लाइन में जो कतार में थे, जो बलोचों को अलग करा, उन्होंने क्या बताया इससे? उन्होंने ये बताया कि साहब बलोचिस्तान को हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। आपके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में उसकी पैंट उतारी जाती है, उसकी बेल्ट उतारी जाती है। जो अब्बासी था आपका प्राइम मिनिस्टर, उसकी बेल्ट पैंट उतार दी गई थी एयरपोर्ट। और आप लोगों को अफीम खिला रखी है दिमाग में कि आप बहुत बड़े कोई चौधरी हैं। नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। और अंत में सच्चाई यही है, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, तब दुनिया आपकी इज्जत करेगी। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, ईरान मिलके एक टीवी चैनल तुम लोग नहीं बना पाए। और यहां पे बोला है कि साहब दुनिया पे उस सहराओं में घोड़े दौड़ा देंगे। सब लंबी लंबी बातें। 4 फटीचर गरीब मिले और उन्होंने बोला कि हम अरबपति बनेंगे। ऐसे होता है। आज तक किसी पाकिस्तानी की इतनी औकात नहीं हुई कि जनरल साहब आपकी पेंशन कितनी है ये तो बताइए, आपका लंदन में घर कैसे है, आपका दुबई में घर कैसे है। किसी भी पाकिस्तानी की औकात नहीं है पूछने की, क्योंकि आपको बताया गया कि हिंदू जो है ना, हिंदू खा जाएगा तुम्हें यार, हिंदू मार डालेगा तुम्हें हड़प लेगा, हिंदू तुमसे नफरत करता है। आपके मन में आ गई नफरत, क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं ही आप लोग, पढ़ाई लिखाई इल्म तो है नहीं, जीरो है। अर्तुगरुल गाजी भी तभी तक देखोगे तुम लोग जब तक घर में बिजली आएगी, क्योंकि वो भी फर्नेस ऑयल से बनती है और सऊदी अरब से आता है। वो डेफर्ड पेमेंट में जो तेल दिया है सऊदी अरब ने, वो सऊदी अरब ने बंद कर दिया। अब मांगो तुर्की से, मांगो तुर्की से ऑयल, ईरान से मांगो। पाम ऑयल पे चलाना सीखो अपनी गाड़ियाँ, अगर मलेशिया दे दे पाम ऑयल तो वो भी फ्री में चाहिए तुम्हें, पैसा तो दोगे नहीं किसी को। दोस्तों आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, अगर मैं पाकिस्तानी होता तो कहता आपसे कि मेरे अजीज़ हमवतनों, लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी हूँ। इसलिए मैं कहूँगा मेरे भाइयों और बहनों, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो आपका मीडिया आपको नहीं बताएगा, जो आपके इदारे हैं वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन जो अरब हैं, जो अरबों ने आपको सपोर्ट करा है, जो अरबों ने आपको अरबों दर अरबों डॉलर की एड दी है, जिन अरबों के पैसों से आपके मसाजिद बने हैं, जिन लोगों की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिनकी वजह से आप लोग खा पी सकते हैं, आपके लाडले हैंडसम इमरान खान ने उन सबको आइसोलेट कर दिया बदतमीजियां करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एन एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। राइट, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। तीसरी चीज, आपने समझा कि दुनिया वैसे ही चलती है जैसे पाकिस्तान चलता है। पिंड में एक चौधरी होता है, फिर वो घोड़े पे आता है और फिर अपनी दादागिरी करता है। देखिए, बुजुर्ग बादशाह सऊदी अरब का, इमरान खान उंगली देख के उसकी तरफ बातचीत करते हैं, और इसके पहले कि सऊदी अरब के बादशाह सलामत कुछ बोलें, इमरान खान वहां से चले जाते हैं। प्रिंस बिन सलमान के साथ बदतमीजियां, यह बोलना कि साहब हम तुर्की और ईरान और मलेशिया को अलग कर देंगे और एक अलग ओआईसी बना देंगे, एक अलग मुस्लिम कंट्रीज का फैक्शन बना देंगे। ऊपर से तुर्की भी कह रहा है कि साहब ये जो हज है ये कमेटी के हिसाब से होना चाहिए और इसमें तुर्की की भी से होनी चाहिए। ये सब जो आप लोग गेम खेल रहे हैं ना, ये गेम उनको शोभा देता है जिनके पास पैसा हो। एक कहावत है भारत में कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी माफी उसी सांप को, माफी वही सांप दे सकता है जिस सांप के पास जहर होता है। आपके पास जहर नहीं है, आपके दांत नहीं है, आप किसको क्या माफ करेंगे और किसको क्या धमकी देंगे। दोस्तों देखिए, इसके पहले कि मैं आगे बताऊं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्यों गड्ढे में गिर गई है, एक जरा ऑडियो सुनिए, और इस ऑडियो को मैं समझाऊंगा बाद में आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आप लोग क्यों मार खा रहे हैं। सुनिए जरा। यार मैं 99 में ना इधर पहली दफ़ा मिडल ईस्ट में आया था, दुबई में, अबू धाबी वगैरह में, फिर और अभी तक मतलब 21 साल हो गए मिडल ईस्ट में हूँ। मगर अभी तक कोई वो रेसिज्म का, एंटी पाकिस्तान होने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। कल रात को एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो अभी आजकल कोरोना की वजह से ऐसा है कि अगर आपको अबू धाबी जाना है तो आपको यहाँ पे दुबई में अपना कोरोना का टेस्ट करवाना है, और वो ब्लड टेस्ट होता है और उसका रिज़ल्ट आ जाता है तो वो फिर आप अबू धाबी चले जाते हैं। तो रास्ते में चेक पॉइंट है जहाँ पर वो टेस्ट चेक करते हैं। तो मैं था, मेरा कॉलीग था, वो भी पाकिस्तानी था, हम दोनों वहाँ पर जब पहुँचे, रात को कोई तकरीबन शाम का टाइम था, 6 बजे का टाइम था।
तो उन्होंने हमारे वो एमिरेट्स आईडीज़ देखी और उन्होंने हमें कहा कि आप ना ये साइड पे, मतलब वो रेगिस्तान जो सहरा था ऑफ द रोड, वहाँ पर जा खड़े हो जाए, वहाँ पे पुलिस आपका ये आईडी इंस्पेक्ट करेगी। तो खैर कुछ गाड़ियों को वो छोड़े थे, कुछ हमें उन्होंने कहा साइड पे चले जाएं, तो हम साइड पे चले गए। तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई 50-60 गाड़ियाँ जो थी वो खड़ी हुई थी अंधेरे में। और वो पुलिस वाले जो थे वो कुर्सियों पे बैठे हुए थे, वो कोई मतलब सिगरेट पी रहे थे, मतलब वो चिल कर रहे थे। और ये कोई 50-60-70 लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक पुलिस वाला उठ के आया और उसने कहा कि भाई इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, मतलब, और इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और बलोची जितने भी हैं वो साइड पे आ जाएं, जो पाकिस्तानी हैं वो खड़े रहें। अच्छा, कुछ उसमें ऐसा था कि अच्छा, और वो जो बाहर आए उनको उसने कहा कि तुम लोग जाओ, तुम्हें यहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ थीं जिसके अंदर मिक्स प्लेट थी कि कोई इंडियन था, साथ पाकिस्तानी था, या कोई अरबी था, और एक मतलब एक केस था जिसमें दो अरबी थे, उनका ड्राइवर पाकिस्तानी था। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम लोग गाड़ी ले जाओ, इसको यहीं पे छोड़ जाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बीच सहरा के वहाँ कैसे आएगा। तो उसने वो मतलब मेरा जो साथ कॉलीग था उसको अरबी आती थी, तो वो बता रहा था कि उन्होंने बोला कि यार ये इसका मसला है, तुम मतलब तुमने जाना है चले जाओ, तुम्हें यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा। तो खैर वो मालूम नहीं वो लोग गए कि नहीं गए, मगर वो उन्होंने पाकिस्तानियों को सारा वहाँ पे खड़ा रखा। अच्छा, और उसमें कम अज़ कम 3 फैमिलीज़ भी थीं कि उनके छोटे बच्चे थे, ख़वातीन साथ थीं, और वो ये कह रहे थे कि जी ऐसा नहीं हो सकता है कि गाड़ी में बैठेंगे, आपको लाइन में खड़ा होना है, आप अभी हो जाएं और लाइन से आपकी बारी आएगी। अब आप अगर मियाँ लाइन में खड़े और बीवी बच्चे लाइन में नहीं खड़े तो आपको वो मतलब फिर मियाँ का हो जाएगा जो भी इंस्पेक्शन होनी है, बीवी बच्चे फिर दोबारा से लाइन में आके लगेंगे। कम से कम एक फैमिली ऐसी थी जिनके साथ एक बुज़ुर्ग खातून थी, वो कोई वालदा होंगी किसी की, तो वो भी बेचारी वहाँ पे खड़ी हुई। तो ज़्यादातर क्योंकि वो ड्राइवर लोग पठान होते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा शोर वोर किया कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो आगे से जवाब देता है, मतलब यहाँ पे इमिग्रेशन वालों को, पुलिस वालों को एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि उनको बेसिक उर्दू आती है। तो वो उनको आगे से जवाब देता है कि नहीं खड़े होना ना, जो इमरान खान को कहो। तो इसके ऊपर जो वो थे पठान, वो मतलब उनका घूम गया दिमाग। तो वहाँ पर कोई उस वक्त तक तकरीबन 70-80 लोग जमा हो चुके थे। तो वो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और एक आध केस के अंदर कोई वीडियो भी, कोई मतलब इस तरह के वाक़यात में लोग वीडियो भी बना लेते हैं। तो उसने क्या किया कि जितने भी लोग खड़े हुए थे इंक्लूडिंग अस, सबके मोबाइल ले लिए कि ये आप मोबाइल दे दो और बस सब छुट्टी करो। अ, उन्होंने तकरीबन और बोलता है कि जो इमरान खान से जाके अपना फ़ोन वापस ले लो, मतलब एक पर्सनल नाम लेके वो इस तरह से कर रहे थे सिर्फ पाकिस्तानियों को। मतलब मैं वहाँ पे ख़ुद तकरीबन 2.5 घंटे खड़ा हुआ, फिर मतलब हम में से अक्सर ने बोला कि भाई हम ठीक है, हम नहीं जाते अबू धाबी, हम वापस दुबई चले जाते हैं। तो उसने बोला नहीं, अब मतलब अब आ गए तो आ गए, अब बस यहाँ से जाना कुछ नहीं है। तो खैर वो कोई 2.5-3 घंटे के बाद उन्होंने मतलब वो कैबिन सा वो बनाया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने सबको बारी बारी बुलाना शुरू किया। और किसी का उन्होंने वो मतलब डीएनए टेस्ट होता है ना, वो हाथ पे जो वो फेरते हैं और वो उसका सैंपल लेते हैं, कोई फिंगर प्रिंटिंग वो कुछ होता है, मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट। मगर वो किसी किसी का वो किया, किस मतलब अक्सर का नहीं किया। मगर वो जो सवाल जिस तरह उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पाकिस्तानी हो, मैंने कहा "हाँ, पाकिस्तानी है"। कि अच्छा कब से हो यूएई में, वापस कब जा रहे हो। तो मैंने बोला मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, मैं चला जाऊँगा हफ्ते में। तो मुझे आगे से बोलता है जल्दी जाओ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, जो मेरा कॉलीग था साथ, वो जब गया तो उसको भी कहा कि अच्छा वो रहता ही यहाँ पे है, तो इसने कहा जी मैं तो यहीं पे रहता हूँ। तो वो उसको आगे से बोलता है कब तक रहोगे।
यानी इस तरह से उन्होंने सवाल किए। खैर उन्होंने दे दिए और वो कहा कि भैया आप लोग अब वापस जाओ। खैर उस वक्त तक एक गुस्सा चढ़ चुका था, मैंने कहा चलो मैं वापस चलो, दफ़ा करो इसको। मगर ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि यानी स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तानी है, और अलग से कह रहे हैं कि जो बलोची है वो भी जाए। अब यानी एक ये अजीब सी बात थी कि पाकिस्तानी सिर्फ यहाँ पे खड़ा रहेगा, और जो दूसरे अरबी थे या अफ़गानी, एक बंदा था ट्रक ड्राइवर अफ़गानी, उसको कहा तुम भी जाओ। तो एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था ये जो कि मेरे साथ हुआ। दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से एक पाकिस्तानी आदमी अपने ख़ानदान के साथ जा रहा था, पहले उसको जलील करा, सबको, नेपालियों को, भूटानियों को, श्रीलंकन्स को, इंडियंस को, बलोचियों को तक, जो बलोच थे उनको तक बोला कि ठीक है तुम बलोच हो, तुम अलग आओ, पाकिस्तानियों लाइन में लग जाओ ज़रा। ये दो चीज़ें दिखाता है। पहली चीज़ कि पूरे जितने भी अरबी हैं अब आपसे नफरत करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि आपने उनके साथ बदतमीजियां करी। आपको तमीज़ तो है नहीं। थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक जानवर होता, मैं नाम नहीं लूंगा, उस जानवर को घी हजम नहीं होता। तो आपके जो कायदीन हैं, आपके जो लीडर्स हैं, उनके साथ भी उनको घी हजम नहीं होता। दैट इज द बिग प्रॉब्लम विद देम। उनको घी हजम नहीं होता, उनको घी हजम नहीं हुआ। तुर्की ने थोड़ा सा एक टीवी सीरियल क्या दिखा दी, औकात से ऊपर उड़ने लगे। ईरान ने हाथ क्या मिला लिया, आपने बोला कि अब हम दुनिया पर बादशाहत हमारी होगी। तो ये सब जो चीजें। दूसरी चीज उन्होंने क्या करा कि बलोचिस्तान को, जो बलोच अलग करे उन्होंने उस लाइन में जो कतार में थे, जो बलोचों को अलग करा, उन्होंने क्या बताया इससे? उन्होंने ये बताया कि साहब बलोचिस्तान को हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। अब आप देखिएगा इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड की क़यादत आप लोग कैसे करेंगे। साहब एक बात छोड़िए मेरी, एक दूसरी बात समझिए। आप लोग क़यादत कैसे करेंगे इस्लामिक वर्ल्ड की? पैसे आपके पास है नहीं, कैरेक्टर आपके पास है नहीं, डिप्लोमेसी आपके पास है नहीं, फॉरेन अफेयर्स आपका फटा पुराना है। कैसे? क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास एटम बम है, इसलिए लोग आपको माने। ऐसे होती है दुनिया की क़यादत। एटम बम से कुछ नहीं होता। ये जो कहते हैं ना कि सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए तलवार लेके, ये सब ड्रामे 7th 8th सेंचुरी में होते थे, आज से 1400 साल पुराने। अब ये नहीं चलते ये सब। अब कोई भी मुल्क है अपनी महशत से माना जाता है, आपकी इकोनॉमी से माना जाता है। सऊदी अरेबिया के पास तेल का पूरा एक सागर है। सऊदी अरेबिया के नीचे जमीन कम है, तेल ज्यादा है। सऊदी अरेबिया को इसलिए लोग पूछते हैं। पर आप लोग पता नहीं किस बेसिस पे आप लोग, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। ये क्या इकबाल के शेर सुनाते हैं कि मिट्टी बड़ी जरखेज है? ये कौन आपको झूठ बोलता है? ये कौन आपको झूठ बोलता है कि मिट्टी बड़ी जरखेज है? और ये सब आप लोग की क़यादत बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, इतनी गैर जिम्मेदाराना है पाकिस्तान की क़यादत। इमरान खान उन्हीं से जहाज लेते हैं, उन्हीं से जहाज लेते हैं सऊदी अरब से, और सऊदी अरेबिया बीच में से जहाज निकाल लेता है। कह रहा बदतमीज आदमी, निकालो उसको। जाएगा टैक्सी लेके, उबर लेके जाएगा। ये इसकी औकात नहीं हमारा जहाज पे चढ़ने की। आपके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में उसकी पैंट उतारी जाती है, उसकी बेल्ट उतारी जाती है। जो अब्बासी था आपका प्राइम मिनिस्टर, उसकी बेल्ट पैंट उतार दी गई थी एयरपोर्ट पे। ये आपके मुल्क का हाल है। मैं आपको कोई ऐसे खराब बात नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका मुल्क एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और आप लोगों को अफीम खिला रखी है दिमाग में कि आप बहुत बड़े कोई चौधरी हैं। नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। और अंत में सच्चाई यही है, आपके जेब में पैसे होने चाहिए, तब दुनिया आपकी इज्जत करेगी। और एक और चीज, पैसे के साथ साथ आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं। कई मुल्क हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है लेकिन उनकी इज्जत है। आपको पता है, हमारे साथ ही एक मुल्क है नेपाल। नेपाल की इज्जत है। नेपाल के पास पैसे नहीं है, नेपाल बहुत एक गरीब मुल्क है, लेकिन नेपाल की इज्जत है। नेपाली अपनी इज्जत बेचते नहीं फिरते, कटोरा लेके भीख नहीं मांगते रहते सबसे। और आप लोग ऐसे हैं कि यू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जो हाथ आपको खाना खिलाता है, उसी हाथ पे पंजा मारते हैं, उसी हाथ पे दांत मारते हैं आप लोग। यही आपने करा अरबों के साथ, यही हुआ। आपने देखा क्या बोल रहा था ऑडियो क्लिप में। एक और बात आपको बताता हूं अभी। जो आपके एलाइज थे, जो आपके दोस्त थे, उनको तो आपने अलग कर दिया। आपका मेन जो यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था जो पाकिस्तान का, क्या था? कि हम मुस्लिम हैं। जबकि ये किसी का मैं हिंदू हूं, ये कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है भाई। दुनिया ऐसे नहीं चलती हिंदू मुसलमान से। लेकिन आपने बोला कि दुनिया तो ऐसी चलती है, उम्मा, राइट? उम्मा होगा, उम्मा ने कर दिया खेल आपका। अब मेरी बात सुनो,
अरब वर्ल्ड आपसे बात करने को तैयार नहीं है, सब नाखुश हैं, ठीक है। चीन ने आपकी सीपैक की फंडिंग कर दी है बंद। सीपैक आज की तारीख में सीपैक बंद है। हो सकता है कल शुरू हो ना हो, लेकिन आज की तारीख में सीपैक बंद है। आप अपने जर्नलों से पूछिए, काम चल रहा है सीपैक पे, राइट? सीपैक में पैसा चाइना ने डालना बंद कर दिया तो चाइना नाखुश। अब आपसे खुश कौन है? तुर्की। तुर्की ने आपको क्या दिया? एक टीवी सीरियल अर्तुगरुल गाजी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। उसी में आप लोग खुश हो गए। आपका फॉरेन मिनिस्टर उन अरबों को धमकी दे रहा है जिन अरबों के टुकड़ों पे आपका पूरा मुल्क पला है साहब, आपका पूरा मुल्क पला है। उन अरबों के टुकड़ों पे उनके कुओं से तेल निकला था, पाकिस्तान चला। और थोड़ा सा अगर और नॉर्थ अफ्रीका की ओर चले जाइए, आपके जो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम है वो किसके नाम पे है? उसका पैसा किसने दिया था? इमरान खान अलग बनाएंगे। इमरान खान एक OIC को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को तोड़ेंगे। एक 3-4 मुसलमान मुल्कों का अलग से एक ब्लॉक बनाएंगे जो कि कश्मीर की आवाज। टीवी चैनल तो बना नहीं पाए तुम लोग। बोला था ना इमरान खान ने एक इस्लामिक टीवी। ये इस्लामिक टीवी चैनल क्या होता है बाय द वे? बिल्कुल अकल बेच के खा गए हो। इस्लामिक टीवी चैनल भी क्या वो इस्लामिक टीवी चैनल क्या वो नमाज पढ़ेगा, वो सजदे करेगा, रोजे रखेगा वो चैनल? इस्लामी टीवी चैनल बनाएंगे। एक टीवी चैनल मिलके पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, ईरान मिलके एक टीवी चैनल तुम लोग नहीं बना पाए। और यहां पे बोला है कि साहब दुनिया पे वो सहराओं में घोड़े दौड़ा देंगे। सब लंबी लंबी बातें। 4 फटीचर गरीब मिले और उन्होंने बोला कि हम अरबपति बनेंगे। ऐसे होता है। तो देखिए दोस्तों, टीवी चैनल आप लोग 4 मुल्क मिलकर नहीं खोल पाए। टीवी चैनल नहीं खोल पाए, यूट्यूब चैनल खोल लेते। अगर यूट्यूब चैनल नहीं भी खोल पाए तो फिर ये बैठ के सोचते साहब कि हम कश्मीर को आज़ाद कैसे करेंगे। बड़ा तुर्की साथ देगा, ईरान साथ देगा, फलाना ढिमका मलेशिया साथ देगा। मलेशिया को तो कर दिया टाइट, महातीर मोहम्मद हो गया गायब, ठीक है, वो तो चला गया। अब मलेशिया के भी होश ठिकाने आ गए क्योंकि पाम ऑयल इंपोर्ट्स हमने बिल्कुल बंद कर दिए मलेशिया से। इंडोनेशिया से लेने लगे, मलेशिया ने घुटने टेक दिए कि साहब ये तो बूढ़ा आदमी है, दिमाग से पैदल हो चुका है, सठिया चुका है, इसको माफ़ करिए। और मुल्कों के रिश्ते ऐसे नहीं होते कि किसी ने एक बोल दिया आपने बंद कर दिया, आप कुछ शुरू करें साहब प्लीज़। तो मलेशिया तो हाथ जोड़ने लगा। और तुर्की जो है, ये जो अर्तुगरुल गाजी का जो चचा है ना, ये एर्दोगान गाजी, ये एर्दोगान गाजी भी कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता, पर ये डिसाइड करेंगे या तो कुर्द इसका फैसला करेंगे या फिर अंकल सैम जो है अमेरिका वो इसका फैसला करेगा, लेकिन जाएगा ये भी। मैंने एक बात देखी है आप लोगों में, पाकिस्तानियों में एक बड़ी एक चीज़ है कि आप हर समय किसी मसीहा का इंतज़ार करते हैं कि कोई एक आदमी आएगा और हमारी किस्मत बदल देगा। और एक आदमी कभी आता नहीं है, और जो आता है वो आपको बेवकूफ़ बना के चला जाता है, जैसे इमरान खान ने बेवकूफ़ बनाया आपको, राइट? ये जो आप लोग कहते हैं ना एक आदमी आएगा, आप अपने मुल्क में इंस्टीट्यूशंस बनाएं कि वो आदमी आए ना आए आपका मुल्क बेहतरी की ओर चलता चले। आप लोग एक आदमी आएगा, कोई एक आदमी आएगा, ऊपर से फरिश्ते उसको ड्रॉप करेंगे नीचे और पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। कौन आया ऐसा जिसने पाकिस्तान की किस्मत बदली, और कौन आएगा जो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा? अब ईरान पे आ जाइए, क्या चल रहा है आपका ईरान का? बड़े जो बाइडेन आएगा तो साहब, जो बाइडेन आएगा तो फिर देखिएगा साहब कश्मीर पे क्या क्या बोलेगा। क्या बोलेगा जो बाइडेन और क्या बोलेगी कमला हैरिस, हम भी देख लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, हम भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करेगा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए। फर्ज कीजिए जो बाइडेन ने बोल दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर जो बाइडेन ने बोल दिया आपको खुश करने के लिए? तो कश्मीर हासिल हो जाएगा, आपको कश्मीर मिल जाएगा। आपको ऐसा लगता है? नहीं भाई, कश्मीर ऐसे नहीं मिलेगा। और सुनिए, भारत में ठीक है 12 लाख की आर्मी है, उसके अलावा नेवी है, उसके अलावा एयरफोर्स है, उसके अलावा दसियों लाख हमारी पैरामिलिट्री और CAPF की फोर्सेस हैं, हथियारबंद। उसके अलावा 130 करोड़ का मुल्क है, $3 ट्रिलियन का इसका वजन है, जो कि $5 ट्रिलियन होने वाला है, ठीक है। और ये ऐसा मुल्क है कि जहां पे जब देश की बात आती है, मुल्क की बात आती है, तो एक आवाज़ पे 130 करोड़ लोग सड़क पे आ जाते हैं। एक साथ चिल्लाए यहां से ना तो जो बाइडेन की कुर्सी हिल जाएगी। जो बाइडेन को पता है, उसको पता है कि किसको क्या बोलना है। अभी देखिए कमला हैरिस की स्पीच, बड़े खुश हो रहे थे साहब पाकिस्तानी। इंडिया में भी कुछ थे ना जो लोग फालतू की बकवास करते, हम तो कभी सीरियस नहीं लेते कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो फिर देखो क्या हो जाएगा, या फिर और भी लोग हैं जो चाइना से हम मदद लेंगे 370 वापस लाने की। सब तो इंडिया में हम इनको सीरियसली नहीं लेते। और आप इंडिया के जैसे, जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना वजन है हमारा, आप
हिला भी नहीं सकते। आप सारे के सारे मिल के हिला लो, आप नहीं हिला पाओगे। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो उम्मीदें आपने लगा रखी कि जो बाइडेन ये करेगा, आपका पता है दिल क्यों टूटता है मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों? आपका दिल इसलिए टूटता है क्योंकि आप हर समय कहीं और से उम्मीद लगाते हैं। चीन हमारा भाई है, हमारे लिए कर देगा। तुर्की हमारा भाई है, हमारे लिए कर देगा। अरब हमारे भाई हैं, ये कर देंगे। मलेशिया हमारा भाई है। हमने कभी किसी को भाई भाई नहीं बोला। आपने अपनी कैपेबिलिटीज, जो आपकी अपनी वक़्त है, अपनी औकात है, आपने अपनी मेहनत से, खून और पसीने से उसको डेवलप नहीं करा कभी। इसीलिए हर समय कभी चीन लेके कटोरा जाते हैं। क्यों जाते हैं? भूखा सोना सीखो, भीख मत मांगो किसी से। अगर भूख लगती है ना तो पेट में एक कपड़ा बांधो और सो जाओ, गैरत से जियो। ये हर समय की हमारी मदद चाइना करेगा। अब चाइना ने सीपैक रोक दिया और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम सीपैक खुद कंप्लीट कर लो। यानी कि चाइना के रहमो करम पे, कभी अरबों के रहमो करम पे, कभी तुर्की के रहमो करम पे। भारत ऐसा नहीं है, इसलिए भारत नहीं हिलता। लोग कहते हैं ट्रंप ने भी बोला था कि मैं कश्मीर के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं। हमने क्या बोला ट्रंप को? तुम्हें जो करना है तुम करो यार, तुम्हें जैसा करना है करो, हमें क्या लेने देना है। यू कांट मूव इंडिया। आप ये जो सहराओं में घोड़े दौड़ाते हैं ना, नोबडी इज इंप्रेस्ड, ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है कर लीजिए। तो ये जो वापस मैं ऑडियो पे जाता हूं, ऑडियो पे आपने देखा कि ये किस तरीके से जो सऊदी अरब की जो पुलिस थी या अथॉरिटीज थी वहां पे किस तरीके से बात कर रही है, झलक थी। उन लोगों ने भी ये मानने से इनकार कर दिया कि जो बलोच हैं या बलोचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो अलग मानते हैं। और आप देखिएगा, अगर नीचे तक बात ये पहुंची है, नीचे तक बात ये पहुंची है, ये आपको एक झलक दिखाती है, एक ट्रेलर दिखाती है कि सऊदी अरब की लीडरशिप है वो क्या सोचती है। और सऊदी अरब एक्चुअल लीडर है मुस्लिम वर्ल्ड का। तुम्हारे नकली तुर्की फुर्की एर्दोगान गाजी और अर्दुगुल गाजी ये सब नहीं है कोई भी टीवी सीरियल वाले। लीडर वो होता है जिसके पास पैसा होता है, जिसकी इज्जत होती है। मक्का उसके पास, मदीना उसके पास, पैसे उसके पास। तुम लोग कौन सी गिनती में आते हो भाई? अब देखो, नीचे वाले ने क्या बोला कि बलोच अलग चले जाओ बाकी सब लोगों के साथ, पाकिस्तानी लाइन में लगो। लाइन में लगा दिया उसने। अब होगा क्या इससे, है ना? जैसे खादिम हुसैन रिजवी बोलता था ना, ऊपर अल्लाह के बारे में बोलता था कि अगर वो ऐसे कर दे तो तुम ऐसे हो जाओगे, ऐसे कर दे तो तुम वैसे हो जाओगे। अब तुम देखना, सऊदी अरब ने अभी ऐसे ही करा है। $3 अरब मांग लिया ना, अब सऊदी अरब ऐसे करेगा। एर्दुगुल गाजी भी तभी तक देखोगे तुम लोग जब तक घर में बिजली आएगी, क्योंकि वो भी फर्नेस ऑयल से बनती है और सऊदी अरब से आता है। वो डेफर्ड पेमेंट में जो तेल दिया है सऊदी अरब ने, वो सऊदी अरब ने बंद कर दिया। अब मांगो तुर्की से, मांगो तुर्की से ऑयल, ईरान से मांगो। पाम ऑयल पे चलाना सीखो अपनी गाड़ियाँ। अगर मलेशिया दे दे पाम ऑयल तो वो भी फ्री में चाहिए, तुम्हें पैसा तो दोगे नहीं किसी को। डेफर्ड पेमेंट, ये सब। तो ये फॉरेन पॉलिसी का पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त फेलियर है। दूसरी चीज़, हम तो जो कहते हैं आपको लगता है ये गलत बोल रहे हैं, प्रोपागेंडा कर रहे हैं, काफिर है, वाजिबुल कत्ल है, वाह जितनी भी उर्दू की पोइट्री आपने हमारे लिए करी। एक बात बताइए, हमने ऐसी कौन सी बात बोली आज तक डिफेंसिव ऑफेंस में? मैंने ऐसी कौन सी बात बोली जो झूठ थी, जो सच साबित नहीं हुई? हमने बोला कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा चोर है। आपने बोला अरे मेजर साहब इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें। मेरा नाम आपने पाकिस्तानी मीडिया में पूरा चलाया, ठीक है। फिर अचानक एक दिन समझ में ये आता है कि आसिम सलीम बाजवा ने रिजाइन कर दिया साहब। एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, जो पीआरओ शियारो पता नहीं क्या बना था, जनरल बाजवा ने, आसिम सलीम बाजवा जो लेफ्टिनेंट जनरल है, उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया उसने। अब मैंने पाकिस्तानियों से पूछा कि यार तुम तो कह रहे थे कि मेजर गौरवारिया झूठ बोल रहा है, प्रोपागेंडा कर रहा है इंडियन एजेंसीज का, तो इसने रिजाइन क्यों करा? चुप, सांप सूंघ गया, चुप बिल्कुल। अब मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि आसिम बाजवा है कहां आजकल? सोचिए, ये कौन बनेगा करोड़पति का आखिरी सवाल है 1 करोड़ रुपए के लिए। आसिम सलीम बाजवा है किधर? मैं कहता था ना कि आपके जर्नलों के बाद, जितने भी जर्नल हैं आपके रिटायरमेंट के बाद, उनके 2-2 पासपोर्ट हो जाते हैं। आसिम सलीम बाजवा बैठ गए अमेरिका जाके, ठीक है। आसिम सलीम बाजवा ने पैसे उठाए, पाकिस्तान से चोरी करी, पापा जॉन्स का रेस्टोरेंट खोले उसने, और आसिम सलीम बाजवा बैठ गया अमेरिका में जाके, जिसके लिए बड़े नाराए तकबीर और फलाना और ये क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह और कट मरेंगे पाकिस्तानी फौज के लिए। तुम पाकिस्तानी फौज के लिए गला काट रहे थे, पाकिस्तानी फौज ने तुम्हारी जेब काट ली। आसिम सलीम बाजवा पाकिस्तान में, उसने बोला ये जाहिलों के साथ कौन रहेगा, मेरे अपने 150 रेस्टोरेंट्स हैं यार, मेरा धंधा है, बिजनेस है मेरा,
मिडिल ईस्ट में मेरा बिजनेस है, मेरा अमेरिका में कनाडा में मेरा बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स में चलाता हूँ, करोड़पति अरबपति आदमी हूँ, इन जाहिलों के साथ मैंने रहना है? उसने हाथ झाड़े, टाटा करा, अमेरिका में बैठे। बड़ा तुम्हारा वतन परस्ती उबाल खा रही थी कि कैसे हमारे जर्नैल को बोला है मेजर तुम काफिर हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम ये हो वो हो। छोड़ के चला गया लात मार के तुम्हें पीछे, और तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारे सारे जनरल ऐसे ही हैं यार, सारे जनरल ऐसे ही हैं। अशफाक परवेज कियानी बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारा आर्मी चीफ, उसने लात मारी चला गया। रहील शरीफ जिसको तुमने खुदा बना रखा था, बिल्कुल खुदा बना रखा था, रहील शरीफ ने लात मारी, सऊदी अरब में करोड़ों रुपए कमा रहा है। ठीक है, परवेज मुशर्रफ कमांडो, लात मारी तुम्हें, बाहर बैठा हुआ आराम से दुबई में पेंट हाउस। आज तक किसी पाकिस्तानी की इतनी औकात नहीं हुई कि जनरल साहब आपकी पेंशन कितनी है ये तो बताइए, आपका लंदन में घर कैसे है, आपका दुबई में घर कैसे है। किसी भी पाकिस्तानी की औकात नहीं है पूछने की, क्योंकि आपको बताया गया कि हिंदू जो है ना, हिंदू खा जाएगा तुम्हें यार, हिंदू मार डालेगा तुम्हें, तुम्हें हड़प लेगा, हिंदू तुमसे नफरत करता है। आपके मन में आ गई नफरत, क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं ही आप लोग, पढ़ाई लिखाई इल्म तो है नहीं, जीरो है, और वैसे ही आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कबाड़ हैं एकदम। तो आपके मन में नफरत डाल दी, आपको बोल दिया कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट का मैच है वो जंग है साहब, आप उसी में खुश हो गए, आपको मैच में लगा दिया, आपको मैच में लगा दिया। जनरल्स ने बनाए 2-2 पासपोर्ट, बच्चे बाहर, प्रॉपर्टी बाहर, धंधा बाहर, घर बाहर, ऑफिस बाहर, सब कुछ बाहर, और पाकिस्तान में आते हैं सर्दियों में। बटेर वटेर का शिकार करा, चौधरी वडेरे की तरह अपने लाइफस्टाइल स्पेंड करा। जैसी हल्की सी गर्मी हुई, एसी चलाने का मौसम आया, बैक टू अमेरिका, उसको लेना देना नहीं है आपसे कुछ। और यही आसिम सलीम बाजवा के लिए आप बड़े लड़ाई कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि मेजर गौरव आर्या एक एजेंट है, कोई रॉ का, कोई आईबी का, कोई एमआई का, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज का नाम ले लिया, जो मैंने नाम नहीं सुना इनका, सबका एजेंट बता दिया, झूठ बोल रहा है। कहाँ है आसिम सलीम बाजवा? चला गया ना थूक लगा के। यू डिजर्व इट, आप लोग यही चीज़ डिजर्व करते हैं, और आपके साथ यही आगे भी होगा। ये आपका जो है ना, ये कमर जावेद बाजवा, इसका जब 3 साल का एक्सटेंशन खत्म होगा ये भी बाहर जाएगा। इसको भी पता है कि क्यों मैंने इन जाइलों के बीच में रहना है, क्यों यहां पे रहना है, किस चीज के लिए। वो अपनी प्रॉपर्टी बाहर बना रहा है और धीरे से निकल लेगा यहां से, और आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर आप पाक सर जमीन शाद बात खुद ही गा लेना अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये सब लोग निकल चुके होंगे यहां से। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया में वो मिलेंगे बादशाह से सऊदी अरेबिया के, और प्रिंस सलमान से मिलेंगे, किसी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे। जिससे आपके आर्मी चीफ गए थे, आपके जनरल फैज़ हैं, आईएसआई के चीफ गए थे, आपके जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वो गए थे। तो जब ये तीनों गए थे पाकिस्तान के, इनको वहाँ पे किसी से मिलने को नहीं मिला, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से मिले। लेकिन नवाज शरीफ जो जा रहा है सऊदी अरब, वो जाएगा और मिलेगा बादशाह से और मिलेगा प्रिंस सलमान से। उस मीटिंग में प्रिंस सलमान भी हैं, और फिर वहाँ से नतीजे निकलेंगे कि पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान शुरू से इतना कमज़ोर मुल्क रहा है कि किसी पाकिस्तानी ने ही ये बात बोली थी जो बड़ी मशहूर हो गई कि पाकिस्तान 3 A's पे चलता है, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। तो हर समय आपकी किस्मत या तो सऊदी अरब से डिसाइड हुई है, अमेरिका से डिसाइड हुई है। आप लोगों में खुद इतना वक्त नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि खुद अपनी किस्मत डिसाइड करें। आपकी किस्मत कोई और हर समय डिसाइड करता है। भेड़ बकरियों की तरह आपको हाँका जाता है और आपको यह बताया जाता है कि नहीं, असल में तुम शाहीन हो। तो आप लोग सोच लेते हैं हम शाहीन हैं, शाहीन वाहीन आप कुछ नहीं है, तो भेड़। अब अगर सऊदी अरब ये सोचता है कि इमरान को जाना है, तो इमरान जाएगा, ये बात तय है। जीएचक्यू रावलपिंडी रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका रिलेशनशिप सऊदी अरब के साथ ये है कि अगर आपको रात को सैंक्शन लगे, अमेरिका ने आपके ऊपर रात को न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से, किसी और वजह से आपके ऊपर सैंक्शन लगा, इकोनॉमिक सैंक्शन, अगले दिन सुबह बिलियंस ऑफ डॉलर्स सऊदी अरेबिया आपको देकर जाता। राइट? सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में माना जाता था कि सऊदी अरेबिया एक और अरब कंट्रीज आपके लिए एक ब्लैंक चेक है। पाकिस्तान के मुंह से जो निकला पैसे दिए, और वो पैसे देते हैं, वो एड देते हैं। चाइना ने आपको लोन दिया, चाइना ने आपको हर समय लोन दिया है। चाइना ने अब लोन देना बंद कर दिया, क्योंकि चाइना को लगा कि ये तो अंधा कुआं है, इसमें डालते रहो, कुछ निकलना तो है नहीं इसमें से। अब सऊदी अरेबिया ने क्या करा है? सऊदी अरेबिया ने हर समय आपको पैसे दिए हैं। आपके जो मस्जिद बने हैं ना, सऊदी अरेबिया के पैसे से बने हैं। आपके पास तो मस्जिद बनाने के लिए पैसे नहीं थे, वो सऊदी अरेबिया ने आपके लोगों को जाके वहाँ पे, मौलवियों को वहाँ पे ले जाना, बच्चों को पढ़ाई करना, स्कॉलरशिप्स देना, सब। पूरा मुल्क आपका 72 साल खैरात पे पला है। अब जो खैरात आपको देता था, अच्छा आप लोग गैरतमंद इतने लोग हैं
गैरतमंद लोग हैं आप लोग और वफादार इतने हैं कि आपने सऊदी अरेबिया की ही पीठ पे खंजर भोंक दिया कि ओआईसी तोड़ देंगे कश्मीर के लिए। अरे कश्मीर के ख्वाब उसको देखने का हक है जो खुद सॉवरेन हो। जो सॉवरेनिटी होती है ना, सॉवरेनिटी सिर्फ ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी नहीं होती जो आप भारत से लड़ते रहते हैं कश्मीर के लिए और इसके लिए। सबसे बड़ी सॉवरेनिटी होती है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। जो खुद मुख्तारी है, खुद मुख्तारी सबसे बड़ी जो होती है वो होती है सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं, सिर्फ इलाकाई खुद मुख्तारी नहीं, जो फाइनेंशियल्स के, जो कमर्शियल्स के, जो कि इकोनॉमिक खुद मुख्तारी होती है कि हम अपना खर्चा खुद चला सकते हैं बिना किसी से पैसे मांगे। ये सबसे बड़ी खुद मुख्तारी होती है, वो आप में है नहीं। आप लोग बस सहराओं में घोड़े दौड़ाइए आप। और सऊदी अरेबिया ने सोच लिया है। एक तो आप देखिए बलूचिस्तान का क्या कमेंट करा उस सऊदी अरेबियन ऑफिसर ने। इसका मतलब कि ऊपर भी यही फीलिंग है, तभी तो उसके पास वो आई है, डायरेक्शंस ऊपर से आए हैं। और दूसरी चीज़, नवाज शरीफ जा रहा है मिलने के लिए। अब आप देखिए आगे आगे होता है कि हम आपको बताएंगे डिफेंसिव ऑफेंस में क्या हुआ। पाकिस्तान के अगले 6 महीने पाकिस्तान की तारीख बदलने वाली है। पाकिस्तान का इतिहास, पाकिस्तान की हिस्ट्री बदलने वाली है अगले 6 महीने के अंदर। आप देख लीजिएगा, नवंबर का महीना है, आप कितना मई जून तक का टाइम है। आप देख लीजिएगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी तो पीडीएम के जो जलसे हो रहे हैं, सऊदी अरब जो कर रहा है, इंडिया जो कर रहा है, अमेरिका जो कर रहा है, चाइना ने जो पीछे हाथ खींचा है अपना पैसे के मामले में, आपको लगता है कि ये सब डिस्कनेक्टेड हैं? ये डिस्कनेक्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे सबके तार जुड़े हुए हैं। अब साहब आपके एक जनरल हैं जिनका नाम है जनरल नासिर जंजुआ। पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हुआ करते थे एक ज़माने में, सीनियर है, काफ़ी सीनियर हैं। उनको रातों रात लंदन भेजा है जनरल कमर जावेद बाजवा, आपके आर्मी चीफ ने। क्यों भेजा? नवाज शरीफ से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए साहब, मुशर्रफ के टाइम भी यही चीज़ हुई थी। आप लोग वही गलतियां रिपीट करते ना, अकल तो आती नहीं है, वही गलतियां दोबारा दोबारा दोबारा। बच्चा भी हो तो सीख जाए, आप लोग नहीं सीख सकते। मुशर्रफ महाजिर था और मुशर्रफ ने तशद्दुद करी पंजाबियों के ऊपर। राना सनाउल्लाह के साथ क्या करा हम सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने वही चीज़ पंजाब में करी, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है और उसी नहज पे कौम खड़ी है जब खड़ी थी परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे कि फ़ौजी अपनी वर्दी पहन के बाजार में नहीं जा सकता तो लोग थूकते थे उसके ऊपर पाकिस्तानी। वही चीज़ दोबारा हो रही है धीरे धीरे और इससे डरे हुए हैं जनरल बाजवा। और अब जनरल बाजवा ने भेजा है अपने दूसरे जर्नल को जो रिटायर्ड हैं, जनरल जंजुआ, और जनरल जंजुआ को बोला कि सर जरा जाइए, आप जरा देख कर आइए, जरा नवाज शरीफ से बात कर बात क्या हो रही है। क्योंकि जब से ये बात पता लगी है कि नवाज शरीफ जाके सऊदी अरेबिया में जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ 10 साल रहा है भाई जद्दा में, उसका घर है वहाँ पे, ये स्टेट देर, उसके रिलेशनशिप हैं। नवाज शरीफ थोड़ी बहुत अरबी भी बोल लेता है। नवाज शरीफ के रॉयल फैमिली ऑफ सऊदी अरब के साथ पर्सनल रिश्ते हैं, उसके घर के रिश्ते हैं। लोग जाते हैं एक दूसरे के घर में दावतों में, उसके वो रिश्ते हैं। ये वाले नहीं कि इमरान खान हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो आ रहे हैं, वो तो ऑफिशियल रिश्ते होते हैं। इनके घर वाले रिश्ते हैं। और उन्होंने ऐसे बुलाया जैसे अपना कोई भाई होगा कि आइए हमारे साथ रहिए। और उसके लिए वो प्लेन भी भेजेंगे, वो बीच में प्लेन नहीं हटाएंगे, उसके लिए सब कुछ, उसको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, उनकी मदर की हाल फिलहाल में डेथ हो गई। आई वुड लाइक टू ऑफर माई कॉन्डोलेंसेज टू द एंटायर शरीफ फैमिली। उनको, मुझे नहीं पता कि कौन सी इसके लिए दुआ पढ़नी पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ की मदर को जन्नत में जगह मिले। और उनकी मदर की डेथ हो गई और काफ़ी एक पावरफुल फिगर थी वो लेडी, नाउ शी इज़ नो मोर। लेकिन फैक्ट ये है कि जो कहते थे ना पहले, शेर आया शेर आया, शेर आ रहा है।